हेलो साथियों, वेलकम टू प्लैनेट 4। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। भारत सरकार जिस रिपोर्ट का इंतजार कर रही थी वो अब सामने आ चुकी है और इसके आते ही पूरे तंत्र में हलचल तेज हो गई है। यही वो मोड़ है जहां से फैसला तय होगा, जहां से पूरी कहानी एक नई दिशा पकड़ती दिख रही है। अब तस्वीर बिल्कुल साफ हो चुकी है कि दिल्ली में हुआ कार बम धमाका कोई अचानक की घटना नहीं थी, बल्कि कश्मीर के पुलवामा का डॉक्टर उमर ही वो शख्स था जो कार में बैठकर खुद को उड़ा गया। दिल्ली के बीचों बीच धमाका और पीछे वही नाम जो पहले से कश्मीर के गुप्त नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। और अब तो अमेरिका ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है और कह दिया है कि दिल्ली ब्लास्ट आतंकी हमला था। अमेरिका की इस बयान का मतलब साफ है कि वो इस बार पाकिस्तान को बचाने वाला नहीं है और भारत को एक तरह से ग्रीन सिग्नल दिया गया है कि भारत खुलकर बदला ले। आतंकी उमर की डीएनए रिपोर्ट ने तो जैसे पूरी कहानी पर आखिरी मोहर लगा दी। आतंकी उमर की मां से लिए गए डीएनए नमूने और कार से मिले शरीर के टुकड़ों का डीएनए जब मिलाया गया तो दोनों का मैच हो गया। इस मैच ने यह साफ कर दिया कि यह हमला पाकिस्तान और तुर्की के इशारों पर चलने वाली एक सोची समझी साजिश थी जिसे आत्मघाती उमर ने अंजाम दिया। पहले जो बातें सामने आ रही थीं वे केवल अंदाज पर टिके हुए दावे थे कि शायद इसमें डॉक्टर उमर ही शामिल है, लेकिन जैसे ही डीएनए ने पूरी तरह पुष्टि कर दी, पाकिस्तान पर संभावित कार्रवाई लगभग तय मानी जाने लगी, जैसे बस आदेश का इंतजार हो। पाकिस्तान भी इस खेल को समझता था, इसीलिए उसने कश्मीर के अंदर धमाका करवाने से परहेज किया। उसे पता था कि अगर कश्मीर में धमाका हुआ तो भारत की तरफ से एयर स्ट्राइक होना लगभग तय है। इसी डर से उसने एक चाल चलते हुए दिल्ली को चुना ताकि दुनिया, भारत और अमेरिका को धोखे में रखा जा सके। पाकिस्तान यही साबित करना चाहता था कि भारत के अंदर ही आतंक बढ़ रहा है, लेकिन अब जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं वे इस पूरी चाल को उलट रही हैं। इस गिरोह के कई लोग सीधे पाकिस्तान के आतंकियों से जुड़े मिले हैं और सबसे बड़ा मोड़ ये कि जिस आत्मघाती हमलावर ने खुद को उड़ाया वो हमला करने से पहले दिल्ली की एक मस्जिद गया था और उससे भी पहले वो तुर्की की यात्रा कर चुका था, जहां उसे प्लानिंग और पूरी तैयारी दी गई थी। यहीं पर पाकिस्तान और उसके आतंकी नेटवर्क ने सबसे बड़ी चाल चली है। पूरे ऑपरेशन में उन्होंने तुर्की को बीच में खड़ा कर दिया ताकि पूरा लिंक तुर्की से जुड़ा दिखे और पाकिस्तान खुद को बचा ले। तुर्की पहले भी हमास आतंकियों को शरण देने के लिए बदनाम हो चुका है। तुर्की भले ही बयान जारी करके सफाई दे रहा हो कि उसका इस हमले से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जो जांच सामने आ रही है वो एक एक परत खोलकर बता रही है कि आत्मघाती हमले में शामिल डॉक्टर उमर और उसका सबसे करीबी साथी जिसके घर से विस्फोटक बरामद हुए थे, दोनों तुर्की गए थे और वहीं इनकी ट्रेनिंग की पूरी तैयारी हुई थी। ये पूरा सेटअप पाकिस्तान ने इसलिए कराया था ताकि उसके ऊपर कोई आर्थिक प्रतिबंध न लगे, वो दुनिया के सामने साफ सुथरा बने रहे। और सीन को और ज्यादा ड्रामेटिक दिखाने के लिए पाकिस्तान ने दिल्ली धमाके के तुरंत बाद इस्लामाबाद में भी एक धमाका करवाया ताकि वो दुनिया के सामने रो रो कर खुद को आतंक का पीड़ित बता सके। पाकिस्तान को यह भी मालूम था कि भारत तुर्की जाकर एयर स्ट्राइक नहीं करेगा, इसी वजह से उसने तुर्की से जुड़े आतंकी नेटवर्क का इस्तेमाल किया और दिल्ली ब्लास्ट को अंजाम दिलवाया। लेकिन इसके बावजूद उत्तर प्रदेश, कश्मीर और फरीदाबाद से जितने भी संदिग्ध सामने आए हैं उनकी हर कड़ी वापस पाकिस्तान और कश्मीर के आतंकी गिरोहों से जुड़ती दिखाई दे रही है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि यह पूरा गिरोह पाकिस्तान में बैठकर ही साजिश रच रहा था। अब भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है कि वो पाकिस्तान की धरती पर घुसकर इन आतंकी नेटवर्क को खत्म करे, इनके ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करे और इस पूरे गुट को जड़ से साफ कर दे। मोदी जी जो बार बार कह रहे थे कि हम छोड़ेंगे नहीं, अब उसकी असली दिशा सामने आ रही है। ये बिल्कुल साफ दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान में बैठे आतंकी उनके निशाने से बचने वाले नहीं हैं। इसी बीच सीमा पर भारत की तरफ से युद्ध अभ्यास लगातार जारी है, जहां लगभग सभी लड़ाकू विमान गरज रहे हैं और इनकी वही गूंज पाकिस्तान के अंदर दहशत बनकर फैल रही है। वहां लोग रात को चैन से सो भी नहीं पा रहे होंगे, क्योंकि मालूम है कि किसी भी रात मोदी के लड़ाकू विमानों की घुसपैठ किसी भी पाकिस्तानी शहर को राख में बदल सकती है। इधर जो डॉक्टर शाहीन पकड़ी गई है, जो एक महिला है, उसका सीधा सीधा संपर्क पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। उसी के इशारों पर वो भारत के अंदर भर्ती और ब्रेन वॉशिंग का पूरा खेल चला रही थी। इससे ये कड़ियां और साफ हो रही हैं कि इस पूरे मामले में पाकिस्तान से जुड़े आतंकी गुट, खासकर जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा की मौजूदगी की तरफ इशारा मिल रहा है। जैश-ए-मोहम्मद का नाम आते ही कहानी में वो पुराना चेहरा उभरता है, मसूद अजहर। वही मसूद अजहर जो कभी भारत के चंगुल से निकलकर भागा था और तब से लगातार भारत को कई गहरी चोट दे चुका है। अब स्थिति इस मोड़ पर पहुंच चुकी है कि इसे हर हाल में रोकना होगा,
वरना ये जहर पूरे देश को बर्बाद करता रहेगा। इंडिया में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि मसूद अजहर को पाकिस्तान की जमीन के नीचे बनी सुरंगों में छिपाने की कोशिश हो रही है ताकि भारत के मिसाइल, बम और बारूद वहां तक पहुंच ना सकें। लेकिन मोदी जी पहले ही साफ बोल चुके हैं कि वो कहीं भी छिप जाए, इस हमले का गुनहगार बचने वाला नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर, जैसा कि बार बार बताया गया है, कभी रुका ही नहीं। भारत के रक्षा मंत्री और सेना दोनों साफ कर चुके हैं कि यह अभियान अब भी जारी है और इसका अगला स्ट्राइक किसी भी पल देखने को मिल सकता है, चाहे आज की रात हो, कल की रात हो या कुछ दिन बाद। और जब मोदी जी की सुरक्षा बैठक हो चुकी है तो इसका नतीजा भी उतना ही बड़ा दिखाई देगा, क्योंकि बदला लिया ही जाएगा। मोदी उस समय तक चैन से नहीं बैठते जब तक जवाब ना दे दें। और जब आतंकी लाल किले जैसे ऐतिहासिक दिल में घुसकर डर फैलाने की कोशिश करें तो मोदी उन्हें छोड़ने वाले बिल्कुल नहीं हैं। मसूद अजहर चाहे पाकिस्तान की सुरंगों में छिपा हो, तुर्की में छिपा हो या दुनिया के किसी कोने में, इस बार बचने वाला नहीं है। मोदी पाकिस्तान पर हमला करने से पहले सबूतों का इंतजार कर रहे थे और जैसे ही डीएनए रिपोर्ट में साफ हो गया कि जिस आतंकी को पाकिस्तान और तुर्की से ट्रेनिंग दी गई थी उसी ने दिल्ली ब्लास्ट करवाया, अब उनके पास वो ठोस कारण मौजूद है जिसकी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आवश्यकता थी। अब हम सीधे दुनिया को बता सकते हैं कि इसमें पाकिस्तान और तुर्की दोनों की भूमिका है और दोनों का असर लगातार बढ़ रहा है। पाकिस्तान की धरती पर तुर्की के बिजनेस और हथियार कारखाने खुलकर फैल रहे हैं और यह सब भारत को निशाने पर लेने के इरादे से ही किया जा रहा है। तुर्की कश्मीर का मुद्दा बार बार उठाता आया है और अब पाकिस्तान के आतंकी नेटवर्क को सपोर्ट करने में भी वो कोई कसर नहीं छोड़ रहा। अगर भारत पाकिस्तान पर हमला करता है तो सऊदी अरब खामोश रहेगा, लेकिन तुर्की निश्चित रूप से जहरीले बयान देगा और पाकिस्तान को हथियार भेजने की कोशिश करेगा। इसलिए जरूरी है कि पाकिस्तान के साथ साथ तुर्की को भी सबक सिखाया जाए। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी बताया गया था कि भारत की स्ट्राइक में तुर्की के कुछ ऑपरेटर मारे गए थे जो पाकिस्तानी सेना की मदद कर रहे थे। इस बार भी अगर तुर्की ने कोई जहाज भेजने की कोशिश की तो उसे समुद्र में ही डुबा दिया जाना चाहिए। और अगर तुर्की कोई मालवाहक जहाज भेजकर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई करता है तो ऐसे जहाज को भी बिना हिचकिचाहट नीचे गिरा देना चाहिए। आप सोचिए, जिस कार से इतना बड़ा धमाका किया गया, जिसने पूरी दिल्ली को दहला दिया, वो कार तो हादसे से सिर्फ 11 दिन पहले ही खरीदी गई थी। यही बात इस पूरे प्लान को और ज्यादा खतरनाक बनाती है। सिर्फ 11 दिन में कार, प्लान, रूट और पूरी तैयारी फिट कर दी गई। और सबसे भारी बात यह है कि जिसने ये धमाका किया वो हमले से ठीक पहले एक मस्जिद गया था, वहां लगभग 15 मिनट तक मौजूद रहा। उन 15 मिनटों में वो क्या कर रहा था, किससे मिलता रहा, किस मानसिक दशा में था, ये सब जांच की परतों में धीरे धीरे सामने आ रहा है। मस्जिद से बाहर निकलते ही हालात अचानक बदल गए। जम्मू कश्मीर पुलिस ने शाम करीब 6 बजे एक ट्वीट किया, तुम भाग तो सकते हो, बच नहीं पाओगे। ये ट्वीट सामने आते ही वो आतंकी घबरा गया। जानकारी के मुताबिक ट्वीट देखने के बाद करीब 6:10 पर पूरे 3 घंटों से खड़े रहने के बाद उसने पार्किंग से कार बाहर निकाली और फिर 6:51 पर उसने डर, घबराहट और पकड़े जाने की आशंका में रेड लाइट पर कार उड़ा दी। यानी जम्मू कश्मीर पुलिस के उस ट्वीट ने उसके दिमाग में ऐसा तूफान पैदा कर दिया कि उसे लगा उसके बाकी साथी पकड़े जा चुके हैं और अब वो भी नहीं बचेगा। इसी पैनिक ने उसे समय से पहले धमाका करने पर मजबूर कर दिया। यहां तारीफ बनती है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली पुलिस की, जिन्होंने इस पूरे बड़े आतंकी प्लान को बेनकाब कर दिया। हालांकि इस हमले में हमारे कई मासूम लोग मारे गए, जिनका बदला लिया जाना ही चाहिए। और अगर यह हमला अपने असली समय पर होता, यानी 6 दिसंबर को, जिस दिन बाबरी मस्जिद गिरने की बरसी होती है, तो यह धमाका पूरे देश को झकझोर देने के लिए तैयार किया गया था। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ रही हैं, उन्हें देखकर कोई भी सन्न रह जाएगा। कई लोगों के कान फट चुके हैं, कई के पेट फटकर आंतें बाहर आ गई, जगह जगह फ्रैक्चर दिखाई दे रहे हैं। ये सारे सबूत पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त हैं। और अब यह भी साफ हो चुका है कि कार में बैठा डॉक्टर उमर अकेला था। पहले 3 लोगों के होने की बातें चल रही थीं, लेकिन जांच ने सब साफ कर दिया। वो अकेला ही आत्मघाती हमलावर था और उसी ने अपने आसपास खड़ी लगभग 20 गाड़ियों को उड़ा दिया। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सभी खबरों का क्रेडिबल सोर्स लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जिसे आप चेक करें और सोशल मीडिया की फेक न्यूज से दूर रहें। तो चलिए इन सभी खबरों को जानते हैं बेहद विस्तार से, आसान भाषा में। सबसे पहले सुनिए कि डीएनए मैच ने कैसे पूरे खेल को पलट दिया। तो सफेद हुंडई i20 जब धमाके के साथ उड़ी तो उसका चालक पहचानने लायक नहीं बचा। शुरुआती जांच में बस अंदाजे थे, पर असली पहचान डीएनए मैच से सामने आई। परिवार से लिए गए सैंपल उस शरीर के अवशेषों से पूरी तरह मेल खा गए जो कार में मिला था। इसी बात से तय हुआ कि ड्राइवर डॉक्टर उमर उन नबी ही था। धमाका पुरानी दिल्ली की भीड़ में गहरी दहशत छोड़ गया। दुकानों की खिड़कियां टूट गईं और लोग चीखते चिल्लाते सड़कों पर भागते दिखे।
जांच अधिकारियों को पता था कि यह किसी साधारण घटना का नतीजा नहीं था। कार का रिकॉर्ड देखने पर सामने आया कि यह गाड़ी सिर्फ 11 दिन पहले खरीदी गई थी। ये जानकारी ये संकेत देती थी कि प्लान बहुत पहले से बन रहा था। परिवार वालों ने बताया कि डॉक्टर उमर कुछ समय से अजीब तरह के व्यवहार में दिख रहा था। वो निकट संबंधियों से दूर रहता था और अपने कमरे में कई घंटों तक बंद रहता था। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि अगर आप देश, दुनिया, डिफेंस और इकोनॉमी की 100 से ज्यादा खबरें एक साथ एक ही जगह पर एक ही समय पर फटाफट रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे साथ जी चिल्स चैनल पर जुड़िए, जहां हम रोज शाम 9 बजे आपके लिए दुनिया की तमाम सारी खबरें एक साथ लेकर आते हैं। जी चिल्स चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन या कॉमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अब सुनिए कि मस्जिद से निकला उमर कैसे दिल्ली दहला गया। तो पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से निकला एक साया पूरे शहर को दहशत में डुबो गया। यह वही दिन था जब दोपहर के करीब 2 बजे के बाद जम्मू कश्मीर के पुलवामा से आया डॉक्टर उमर नबी फैज इलाही मस्जिद के अंदर लगभग 15 मिनट तक ठहरा और फिर अपनी कार लेकर सीधे लाल किले की ओर बढ़ गया। मस्जिद में उसकी एंट्री और एग्जिट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हुई। उस समय किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह शख्स कुछ ही घंटों बाद राजधानी को थर्रा देने वाला था। रानी की झांकी चौराहे से लेकर तुर्कमान गेट तक उसकी हर हरकत बाद में गवाह बन गई। फैज इलाही मस्जिद हमेशा अपने तबलीगी कामकाज के लिए जानी जाती रही है और इसी शांत जगह से दहशत की ये लकीर शुरू हुई। शाम की भीड़ में जब एक धीमी रफ्तार से चल रही हुंडई i20 लाल किले के मेट्रो स्टेशन के गेट 1 के पास पहुंची तो उसी क्षण पूरा इलाका धमाके से दहक उठा। आग का गोला उठते ही 12 मासूम जानें मौके पर बुझ गईं और 20 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल होकर सड़कों पर गिर पड़े। कई गाड़ियां चिंगारियों में बदल गईं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने जो तस्वीर सामने रखी उसने विशेषज्ञों तक को हिला दिया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों के कान फट गए, फेफड़े और आंतें फट गईं, जगह जगह फ्रैक्चर दिखे। कई लोग दीवारों और जमीन से जोरदार टक्कर खाकर गिर पड़े और उनकी जान चली गई। क्रॉस इंजरी पैटर्न से साफ दिखा कि विस्फोट की मार हर दिशा में गई। जांच में सामने आया कि कार में बैठे डॉक्टर उमर अकेले थे और अपने गिरोह पर पुलिस की कार्रवाई की खबर सुनकर घबराहट में ही विस्फोटक सक्रिय कर गए। वो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थे। उनके 2 साथी डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन शाहिद भी उसी यूनिवर्सिटी से जुड़े थे और जैश ए मोहम्मद तथा अंसार गज़बतुल हिंद के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का हिस्सा बताए गए। पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों को इस मॉड्यूल की गतिविधियों को लेकर पहले से इनपुट मिले थे और इसी दबाव के बाद यह ब्लास्ट हुआ। अब समझते हैं कि डॉक्टर मॉड्यूल की साजिश क्या थी। तो इस हिस्से का केंद्र वो पूरी गुप्त संरचना है जिसमें कई पढ़े लिखे चेहरे अंदर से ज्वलनशील कामों में शामिल थे। जांच में सामने आया कि यह नेटवर्क फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर तक फैला था। ग्रुप की कुल ताकत 9 से 10 सदस्यों में बताई गई, जिनमें 5 से 6 डॉक्टर शामिल थे। मेडिकल पेशे के नाम पर वो केमिकल्स और संवेदनशील सामग्री बड़ी आसानी से जुटा लेते थे। फरीदाबाद के गोदाम से लगभग 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट मिला। इतनी बड़ी मात्रा यह दिखाती थी कि योजना कहीं अधिक व्यापक थी। इसी दौरान डॉक्टर शाहीन शाहिद पकड़ी गई थी। उसे जमातुल मोमिनात नाम के संगठन में बड़ी भूमिका दी जाने की तैयारी थी। डॉक्टर मुजम्मिल गनाई और अजमल मलिक से पूछताछ में कई अहम बातें निकलीं। दक्षिण कश्मीर में कई जमाते इस्लामी समर्थकों के घरों पर छापे पड़े। मौलवी इरफान पर आरोप लगा कि उसने इन डॉक्टरों को धीरे धीरे अतिवादी विचारों की तरफ धक्का दिया। अब जानते हैं कि उमर की हरकतें और यात्रा क्या बताती हैं। तो इस हिस्से में एक शांत स्वभाव के व्यक्ति का अचानक बदलता चेहरा सामने आता है। परिजन बताते हैं कि डॉक्टर उमर किताबों में खोए रहने वाला था और बहुत कम लोगों से मिलता था। उसके विपरीत जांच एजेंसियों को पता चला कि उसके सफर का ग्राफ तेजी से बदल गया था। वो फरीदाबाद और दिल्ली के बीच लगातार चल रहा था। पुरानी दिल्ली के रामलीला मैदान और सुनहरी मस्जिद के आसपास उसकी मौजूदगी कई बार दर्ज हुई। सीसीटीवी फुटेज बताती है कि ब्लास्ट के दिन वो मस्जिद के पास कार पार्क करके 3 घंटे बैठा रहा था। यह समय किसी गहरी इंतजामी रणनीति का हिस्सा लगा। फोर्ड इकोस्पोर्ट भी उसके नाम पर थी और उसके कागजों में लिखा दिल्ली का पता झूठा निकला। जांच में यह बड़ा मोड़ था। इसके अलावा पता चला कि उमर और मुजम्मिल दोनों तुर्की गए थे। वे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े और पाकिस्तानी हैंडलर के संपर्क में आए। योजना थी कि दिवाली की भीड़ में हमला किया जाए, पर तैयारी पूरी नहीं हो पाई। इरादा 2008 मुंबई जैसे हमले की संरचना बनाने जैसा था। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जल्द मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।